जय हिंद दोस्तों। आप सभी को मालूम है कि जैसे हम लोगों ने वर्तमान में जो अभी एग्ज़ाम होने वाली हैं मैट्रिक का, उसके लिए प्रतिरोज आप लोगों को तैयारियां कराई जा रही हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, जिससे आप तैयारी करके बहुत सारा लाभ ले सकते हैं। आप जो परीक्षा में 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव बनाना है, आप उसमें 40 से 40 ऑब्जेक्टिव का सही सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं। आपके लिए गंगा हायर एजुकेशन चैनल से यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी कराया जा रहा है। आगे भी हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं कि आपको अच्छे से अच्छे शिक्षा दिया जाए। तो हमारे इस टीम में बहुत सारे शिक्षकगण हैं जो अलग अलग विषयों की तैयारी कराएंगे। उसी में मैं कुंदन कुमार आपको विज्ञान की तैयारी के लिए हूँ। आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जिससे आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। इसका आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। देखिए, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं। प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो जैसे आप सभी जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, 1.6 गुने 10 का पावर -19 कूलम। सही है, आप लोग देख लीजिएगा कितने होते हैं, 1.6 गुने 10 का पावर -19 कूलम। दूसरा प्रश्न है आपका, जूल प्रति कूलम। देखिए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? यह प्रश्न आपका ऐसे भी हो सकता है, जूल प्रति कूलम। इसको हम लोग पढ़ेंगे जूल प्रति कूलम। पूछा गया है जूल प्रति कूलम किसके बराबर है। तो यह प्रश्न, इसका आंसर है आपका जूल प्रति कूलम वोल्ट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वोल्ट के बराबर होता है। जूल प्रति कूलम वोल्ट के बराबर होता है। अगर आपको यह याद भी हो जाए तो यहां से आप एक जूल प्रति कूलम बराबर 1 वोल्ट होता है। यह भी याद रखिएगा, 1 जूल प्रति कूलम बराबर 1 वोल्ट होता है। यहां से 1 वोल्ट का आप परिभाषा भी निकाल सकते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, विभवांतर। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं, दो विभवों के बीच का अंतर विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। इसी प्रकार वोल्ट एक और चीज का एसआई मात्रक होता है, वह आपका विद्युत विभव का होता है। याद रखिएगा, विद्युत विभव का एसआई मात्रक भी क्या होता है, तो वोल्ट ही होता है। याद रखिएगा, विभवांतर और विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसमें 4 नंबर में प्रश्न पूछा गया है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। तो विभवांतर हम लोग मापते हैं वोल्ट मीटर से। यहाँ एक वोल्टामीटर दिया हुआ है, इसको नहीं लगाइएगा आप लोग, यह गलत हो जाएगा। कौन है? वोल्ट मीटर इसका सही आंसर है। वोल्ट मीटर विभवांतर मापने का यंत्र है। इसमें आमीटर जो है आपका विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को मापता है। याद रखिएगा, वोल्ट मीटर जिसको हम लोग भी से सूचित करते हैं, इसका स्केल रखते हैं हम लोग भी से। उसके बाद यहाँ आइए, 5 नंबर में है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। शक्ति जिसको हम लोग इंग्लिश में पावर कहते हैं, पावर कहते हैं। इसका जो एसआई मात्रक होता है वह आपका वाट। ठीक है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। यहाँ देखिए, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा। तो याद रखिएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। यहाँ ऑप्शन देखिए, वास्तविक होता है, यह गलत है। काल्पनिक होता है, यह सही है। थोड़ा सा और नीचे ऑप्शन देखते हैं, वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, यह गलत है। यह 3 नंबर आपका प्रश्न का उत्तर सही है। काल्पनिक होता है या आभासी होता है। काल्पनिक होता है या आभासी होता है, और वस्तु के बराबर होता है, और वस्तु के बराबर होता है। याद रखिएगा, वस्तु के बराबर होता है। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न में है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित मीन्स होता है बड़ा। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो अभी हम ऊपर बताया है आपको कि समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण हमारा गलत हो गया। उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है।
अवतल दर्पण आपका बड़ा और छोटा दोनों प्रतिबिंब बनाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, जिसका हम लोग ज्यामितीय दर्पण में भी प्रयोग करते हैं। और जस्ट देखिए नीचे वह प्रश्न आ ही गया, प्रश्न है आपका हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ देखे हैं कि अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, आवर्धित बनाता है, इसलिए हम हजामत दर्पण में क्या करते हैं, आपका अवतल दर्पण का ही क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया आपका अवतल दर्पण। देखिए 9 नंबर प्रश्न में हम लोग आ रहे हैं। 9 नंबर प्रश्न में बताया गया है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में हम लोग प्रयोग करते हैं अवतल लेंस का, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और वहीं दूर दृष्टि की बात करें तो हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यह दूर दृष्टि में करेंगे, यह दूर दृष्टि में करेंगे, और वह जो करेंगे हम लोग निकट दृष्टि दोष में प्रयोग करेंगे। यह आपका जरा दृष्टि दोष में हम लोग प्रयोग करते हैं। यहाँ आ जाइए 10 नंबर में। 10 नंबर में पूछता है धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। तो यह पहले ही हम आपको बताए हैं कि धारा जो हम लोग मापते हैं वह आमीटर से मापते हैं। धारा मापते हैं हम लोग आमीटर से, जिसका पैमाना होता है A, इसको हम लोग A से सूचित करते हैं। आ जाइए 11 नंबर प्रश्न में आ जाइए। 11 नंबर प्रश्न कहता है डायनामो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनामो हमको धारा देता है दिष्ट धारा। डायनामो से दिष्ट धारा क्या होती है, प्राप्त होती है। तो यहाँ हम लोग देखिए डायनामो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दिष्ट धाराएं प्राप्त होती हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से प्राप्त होता है। आवेश का मात्रक, देखिए आवेश का मात्रक होता है आपका कूलॉम, जिसको हम लोग सूचित करते हैं C से। याद रखिएगा आवेश का मात्रक होता है कूलॉम, जिसको हम लोग सूचित करते हैं C से। यह है आपका नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं आपके सौर ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, नाभिकीय नवीकरणीय सौर ऊर्जा। प्रश्न में है लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया। तो दो चीजें हैं। अगर कहता कि जिंक के घोल में डुबाना है लोहा को, तो उसको हम लोग जस्तीकरण कहते हैं, उसको हम लोग जस्तीकरण कहते हैं। लेकिन यहां क्या कह रहा है, लेपित करना है। तो लेपित करना है मींस गैल्वेनीकरण। यह वैद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को हम कहते हैं गैल्वेनीकरण। 15 नंबर क्वेश्चन पे 15 नंबर में पूछा गया है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है। तो देखिए यहाँ क्या है कि यहाँ एक रिएक्शन भी है कि यह जस्ता आपका धातु है और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो याद रखिएगा कि जब भी हम धातु को अम्ल में अभिक्रिया कराते हैं, जब भी हम धातु की अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं, तो हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, निर्माण होता है। तो आपका सही आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में देखिए, 16 नंबर प्रश्न में बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिक अभिक्रियाशील है। तो अधिक अभिक्रियाशील, आप क्रियाशीलता श्रेणी को देखे होइएगा तो उसमें आइएगा, तो इसमें सबसे अधिक क्रियाशील आपको है कॉपर। हालांकि यह सभी हाइड्रोजन से नीचे के हैं, लेकिन फिर भी इन सभी में सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, तो कॉपर आपका राइट आंसर है। उसके बाद है 17 नंबर प्रश्न में देखिए, 17 नंबर प्रश्न है आपका निम्न में से कौन अधातु है। निम्न में से कौन अधातु है। तो यह बाकी जो भी है ये सब धातुएं हैं। यह जो कार्बन है आपका यह अधातु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे प्रश्न है आपका कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है। का परमाणु संख्या 20 होता है। उसके बाद आ जाइए प्रश्न है आपका 19 नंबर, सिलिका क्या है। तो देखिए सिलिका, इसमें धातु भी नहीं है, अधातु भी नहीं है, उपधातु भी नहीं है। सिलिका का नाम आप लोग सिलिकॉन से नहीं जोड़िएगा, क्योंकि सिलिकॉन और सिलिका दोनों अलग चीजें हैं। सिलिकॉन SI और सिलिका एक अलग चीज है, जो आपका इनको रखा जाता है नमी को अवशोषित करने के लिए, इसलिए इसमें से कोई इसका आंसर नहीं है।
इसमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। 20 नंबर जो आपका प्रश्न है वह पूछता है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो नाइट्रोजन जिसका परमाणु संख्या 7 होता है, इसमें सहसंयोजन बंधन जो होते हैं 3 होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है इसमें। उसके बाद है संगमरमर। प्रश्न है 21 नंबर आपका, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। हालांकि संगमरमर को हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। इसको हम लोग चूना पत्थर भी कहते हैं, कभी कभी आपके परीक्षा में चूना पत्थर भी पूछ लेता है, कभी कभी खड़िया भी पूछ लेता है। तो याद रखिएगा, खड़िया, चूना पत्थर या संगमरमर कुछ भी कहे तो इसके लिए आपका सही इसका सूत्र हो जाएगा CaCO3। तो इसका रासायनिक सूत्र है CaCO3। इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अर्थात 22 नंबर देखिए, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र आपसे पूछा है। तो सोडियम कार्बोनेट जिसको हम लोग धोवन सोडा भी कहते हैं, धोवन सोडा के नाम से भी जानते हैं या धोबिया सोडा भी कहते हैं, जिसका सूत्र है आपका Na2CO3। यह इसका सही आंसर हुआ ए नंबर। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर है 23 नंबर में पूछा है आपसे कि CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड, इसको कहेंगे एल्डिहाइड। 24 नंबर प्रश्न है, 24 नंबर प्रश्न है सबसे कठोरतम तत्व कौन से हैं। तो सबसे कठोर तत्व है इस प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे कठोर तत्व है हीरा। तो इसका आंसर हो गया राइट आंसर बी। चलिए अब हम लोग देखते हैं 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर में पूछा है अक्रिय तत्व कौन है। तो आप सभी जानते हैं कि अक्रिय तत्वों की संख्या 6 है, जिसमें इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा हीलियम। ऐसे अक्रिय तत्व कौन कौन से हैं। तो हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ज़ेनान है और आपका है आर्यन रेडान। तो याद रखिएगा ये सभी आपके उत्कृष्ट गैस है या नोबेल गैस है या अक्रियशील तत्व है, जिसमें आपका हीलियम सही आंसर है इसका। अब यहाँ 26 नंबर प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। प्रश्न है आपका आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है आपका परमाणु संख्या। लेकिन अगर यही कहता कि जो मेंडलीव का आवर्त सारणी है, मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है, मेंडलीव के आवर्त सारणी जो है वह चलता है आपको परमाणु द्रव्यमान पर, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो मोस्टली के द्वारा है वह परमाणु संख्या पे चलता है। 27 नंबर प्रश्न है आपका हीलियम कैसा तत्व है। तो पहले ही हम आपको बताए हैं अक्रियशील तत्व में कि हीलियम कैसा हो जाएगा, तो अक्रियशील तत्व हो जाएगा। यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान रखिएगा जो अक्रियशील तत्व के नाम है। मैग्नीशियम पाया जाता है, 28 नंबर प्रश्न देखिए, मैग्नीशियम पाया जाता है आपको यहाँ क्लोरोफिल में। याद रखिएगा मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, जो 28 का ए नंबर सही आंसर है। अगर यही रहता कि लोहा कहाँ पाया जाता है, तो लोहा आपको पाया जाता है लाल रक्त कोशिका में। लोहा पाया जाता है लाल रक्त कोशिका में, जबकि मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। उसके बाद यहाँ 29 नंबर प्रश्न में है आपका मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्सर्जी अंग जो होते हैं वे वृक्क हैं आपके। इसको याद। 30 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न में है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र के बारे में आपको बताएं कि जो भी जीव क्या करता है, ट्रैकिया से सांस लेता है सीधे तौर पर, उसमें खुले परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कंक्रोच। 31 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन रोग होता है। तो देखिए यह इंसुलिन जो है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होने वाला एक हार्मोन है। इसके कमी से होने वाले रोग है मधुमेह। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से होने वाले रोग है मधुमेह। 32 नंबर प्रश्न देखिए, 32 नंबर प्रश्न में है तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है।
तो तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति इंडोडर्म ऊतक से होता है। 33 नंबर प्रश्न देखिए, 33 नंबर में है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। देखिए अभी जस्ट यह प्रश्न आया हुआ था कि यह जो वृक्क है वह कैसा तंत्र है, और यहाँ आपसे पूछा फिर वही प्रश्न कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किस अंग से, तो उत्सर्जन अंग से। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आगे आ जाइए 34 नंबर। 34 नंबर में पूछता है दही के जमने में निम्नलिखित से कौन सी क्रिया होती है। तो यहाँ तो अपघटन भी नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होता है, उत्सर्जन भी नहीं होता है। तो यहाँ एक मेरा ऑप्शन बच रहा है किण्वन। इसका राइट ऑप्शन किण्वन हो जाएगा। किण्वन एक सही आंसर है इसका। आगे हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 35 पे। 35 में प्रश्न पूछता है मानव मादा, याद रखिएगा मानव में मादा की बात कर रहा है, तो मानव मादा में निषेचन होता है। तो मानव मादा में निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में, यानी कि फैलोपियन नलिका में होता है, जहां पे आपका शुक्राणु और अंडाणु निषेचित होते हैं। 36 नंबर प्रश्न है आपका मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। आप समझते भी होंगे कि मुकुलन एक अलैंगिक जनन है। यह आपका होता है हाइड्रा में। याद रखिएगा मुकुलन किसमें होता है, हाइड्रा में होता है। 37 नंबर प्रश्न है आपका अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। देखिए तो यहाँ है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। कहाँ होता है, तो इष्ट में होता है। यह याद रखिएगा कहाँ होता है, इष्ट में होता है। उसके बाद आपका 38 नंबर प्रश्न है परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं, तो परागकोश में होते हैं परागकण। यहाँ से एक और भी प्रश्न कभी कभी पूछता है कि परागकण कहाँ बनते हैं, तो परागकण कहाँ बनते हैं, तो परागकोश में बनते हैं। प्रश्न संख्या 39 पे आ जाइए। तो 39 में है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। तो याद रखिएगा हमारी जो समानता है, हमारी मनुष्य का जो समानता है वह समानता चिंपैंजी से है, जो मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी भी है। 40 नंबर प्रश्न है आपका, 40 नंबर प्रश्न है हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे कहलाते हैं आपके उत्पादक। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए, 40 क्वेश्चन कंप्लीट किए। यह 40 का 40 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत वीआई है। आप लोग इस 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें और आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक दें और अपने लोगों के पास भी फॉरवर्ड करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे ज्ञान हासिल कर सके और परीक्षा में एक अच्छा नंबर हासिल कर सके। धन्यवाद।